मेरा नाम फैसल है और मैं आपको बॉटनी के कुछ चैप्टर्स पढ़ाऊंगा 12th क्लास के। तो सबसे पहले जो बॉटनी का चैप्टर है 12th क्लास में वो है डेट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बेसिकली चैप्टर सेकंड है आपकी बुक का। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि आखिर फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स के अंदर, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स का एक और नाम होता है दैट इज अ एंजियोस्पर्म्स। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं इस फ्लावर के अंदर, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पा रहा है इन प्लांट्स के अंदर। देखिए, एक और बात इंपॉर्टेंट वाली ये है कि एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स ये दुनिया के अकेले ऐसे प्लांट्स हैं जिसके ऊपर फ्लावर्स आता है। और अगर फ्लावर आता है तो फ्लावर का मकसद ये नहीं है कि आपने उसको देखा और अच्छा लगा आपको, या आपने अपने फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए उन फ्लावर्स का यूज किया। असल मकसद फ्लावर का ये नहीं है। फ्लावर का असली मकसद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज कराना इन एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में। ठीक है, मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन angiosperms was firstly studied by आर्केमेरियस। ये एक शख्स थे जिनका नाम आर्केमेरियस है। इन्होंने पहली बार एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी की थी। ठीक है, तो ही इज अ आर्केमेरियस। ठीक है, फिर मैंने कहा कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो दैट इज द इंडियन फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इनका नाम है पी महेश्वरी। दैट इज अ पंचन महेश्वरी। ठीक है, मैंने कहा कि ही रोट अ बुक। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है। तो उस किताब का नाम है एंटाइटल्ड एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इस किताब का ये नाम है। दैट मीन्स कि जो फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हैं या फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हैं, उनका नाम है पी महेश्वरी। दैट इज अ पंचन महेश्वरी। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि टिपिकल एंजियोस्पर्म is
यानी जो टिपिकल एंजियोस्पर्म माना गया है वो किसको माना गया है, किसको कहा गया है? तो टिपिकल एंजियोस्पर्म इज कैप्सेला। कैप्सेला का एक और भी नाम है, दैट इज अ शेफर्ड पर्स। ठीक है, इस कैप्सेला का एक और भी नाम है, दैट इज अ शेफर्ड पर्स। ठीक है, इसको हमने नाम दिया दिस इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि ऑल, या इसको अभी हम बाद में बात करते हैं कि क्या है। फिलहाल अभी इतना ही समझिए कि टिपिकल एंजियोस्पर्म का नाम है कैप्सेला, और कैप्सेला का मतलब हुआ दैट इज द शेफर्ड पर्स। ठीक है, मैंने कहा कि इट इज एन एनुअल हर्ब्स, ये एक तरीके का एनुअल हर्ब है, या इवन मैं कह लूं कि एनुअल वीड है। ठीक है, एनुअल वीड है, ग्रोइंग इन विंटर सीजन, यानी ये एक एनुअल हर्ब है जो कि विंटर सीजन में ग्रो होता है। ठीक है, मोस्टली एंजियोस्पर्मिक characters are studied in कैप्सेला। इसी वजह से हमने इसको टिपिकल एंजियोस्पर्म कहा है। यानी सवाल ये पूछ भी लेता है कभी कभी कि टिपिकल एंजियोस्पर्म हम किसको कहते हैं, तो जवाब है उसका कैप्सेला। कैप्सेला का एक और भी नाम है दैट इज द शेफर्ड पर्स। ठीक है, ये एक तरीके का एनुअल वीड है जो कि ग्रो किया जाता है विंटर सीजन में। ठीक है, मैंने कहा कि ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स जो है वो हमने स्टडी किए हैं कैप्सेला के अंदर, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है दैट इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो यहां तक कुछ चंद छोटी मोटी सी बातें हैं जिन्हें हमें याद करना, जिन्हें हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जल्दी से आप नोट करिए, देन प्रोसीड करते हैं आगे हम लोग। मैंने कहा कि कैप्सेला प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, यानी कैप्सेला प्लांट बॉडी जो है वो कैसी है, स्पोरोफिटिक। विच मीन्स, इसका क्या मतलब है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का क्या मतलब है? तो मैंने कहा कि विच मीन्स दे हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। अगर किसी प्लांट बॉडी के ऊपर देखें आप कि रूट भी है, स्टेम भी है और अगर लीव भी है, तो ऐसी प्लांट बॉडी कहलाती है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। इस प्लांट बॉडी को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा कि कैप्सेला इज अ हेट्रोस्पोरस प्लांट।
हेट्रोस्पोरस प्लांट का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि विच मीन्स इट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ये दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ये दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। एक स्पोर कहलाता है माइक्रोस्पोर। एक स्पोर क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब हुआ दिस इज अ मेल स्पोर। और एक और खास बात कि इसका नाम है माइक्रोस्पोर, तो इसका मतलब छोटा स्पोर है। तो मैंने कहा कि ये स्मॉल इन साइज, ये साइज में छोटा होगा। और दूसरा है इट इज अ मेगास्पोर। मेगास्पोर की बात करें तो इट इज अ फीमेल स्पोर। और याद रखिएगा कि फीमेल स्पोर जो होगा या फीमेल गैमीट हमेशा बड़ा होगा। तो मैंने कह दिया कि बिगर इन साइज। ठीक है, यहां तक हमने चंद छोटी मोटी बातें की हैं। अब एक थोड़ा सा जनरलाइज वे में अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि फ्लावर्स आर यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। ठीक है, फ्लावर्स एक्सप्रेस करने में यूज हो रहे हैं, दैट इज द फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है, रिलीजियसली, रिलीजियस। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें फ्लावर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहां तक बात हमने एक जनरलाइज छोटी मोटी बातें यहां तक हमने की। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, देन प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे। यहां पर एक और टर्म है दैट इज अ फ्लोरिकल्चर। तो मैंने कहा कि दिस इज अ साइंस ऑफ ब्रीडिंग, कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, एक और टर्म मैंने यहां पे लिखा है दैट इज अ एंथोलॉजी। यहां लिखा है मैंने एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स, दैट इज अ स्टडी ऑफ फ्लावर। तो इसको जल्दी से नोट करें, देन प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे।
मैंने कहा कि पहले तो हम यही देख लें कि फ्लावर होता किस तरीके का है। यही हमें पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर नजर आए कि फ्लावर किस तरीके का होता है। ये एक टिपिकल फ्लावर है। तो दिस इज अ टिपिकल फ्लावर। ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं बना है, इसको जरा सही कर लेते हैं हम लोग। अब अगर देखा जाए तो दिस इज अ पार्टिसिपल। इसका मतलब फ्लावर की जो स्टॉक है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ पार्टिसिपल। तो मैंने यहां लिख भी दिया कि दिस इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। स्टॉक ऑफ फ्लावर को हम कहेंगे पार्टिसिपल। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो ग्रीन कलर की पत्तियां यहां नीचे की तरफ नजर आती हैं, दे आर सेपल्स। इसी तरीके से अगर हम इनको देखें तो ये कलरफुल होती हैं, दे आर पेटल्स। मैंने कहा कि ये सेपल जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, पेटल्स की बात करें तो ये कलरफुल लीव्स होती हैं, या फिलहाल कलरफुल ही लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि इसको और इसको देखते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली फिलामेंट, this is filament and this one is anther। ठीक, इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं स्टैम। ठीक है, यहां पर ये पार्ट कहलाता है स्टिग्मा। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं स्टाइल, और ये पार्ट कहलाता है ओवरी। ठीक, इन तीनों पार्ट को हम कहते हैं दैट इज अ कार्पल या फिर पिस्टल। ठीक है, तो यहां पर इस फ्लावर के अंदर आपने देखा, इवन इस ओवरी में अगर देखें तो ये कहलाता है लॉक्यूल, और लॉक्यूल के अंदर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, लॉक्यूल इज अ स्पेस। लॉक्यूल एक तरीके का स्पेस है ओवरी के अंदर।
और यहां इसके अंदर ओव्यूल लगे हुए हैं। तो लॉक्यूल के अंदर ये कुछ ओव्यूल्स हैं, ठीक है। ओव्यूल के मायने अभी फिलहाल आप इसको कह सकते हैं सीड। ये सीड लगा है। तो अगर मैं इस फ्लावर के अंदर आपको दिखाऊं, इस फ्लावर में, तो आपने इस फ्लावर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां रह गई है, ये पोर्शन कहलाता है थैलेमस। इस पोर्शन को हम कहते हैं थैलेमस, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये पोर्शन कहलाता है थैलेमस। क्लियर। एक बार दोबारा से इस फ्लावर को हम देखते हैं। इस फ्लावर के अंदर अगर हम देखें तो स्टॉक ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर की डंडी है, हम उसको कहते हैं पेडिसल। पेडिसल बेसिकली स्टॉक ऑफ फ्लावर है, ठीक है। मैंने कहा स्टॉक ऑफ फ्लावर जो है आगे चल के ब्रॉडर हो गया है, थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है। और ब्रॉड होने पर अगर देखा जाए तो उस पर, उस स्ट्रक्चर को जो ब्रॉड हुआ है, दैट इज नोन एज अ थैलेमस। थैलेमस बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम है, एक तरीके का मॉडिफाइड स्टेम है जिसके ऊपर नोड्स लगी हुई हैं, और नोड्स के ऊपर से ये लीफ निकली हुई है, ये लीफ निकली है, ये लीफ निकली है। लीफ जिसको मैं बोल रहा हूं, बेसिकली लीफ मैं बोल रहा हूं सैपल्स को, मैं लीफ बोल रहा हूं पेटल्स को, मैं लीफ बोल रहा हूं स्टैमिन को, मैं लीफ बोल रहा हूं कार्पल या पिस्टिल को, ठीक है। ये लीव्स हैं एक्चुअल में, ठीक है। और ये जो लीव्स हमेशा निकलती है वो हमेशा नोड से निकलती है, और नोड जो होता है वो स्टेम में होता है। मैंने कहा कि ये जो पेडिसल आ रहा है, ये जो स्टॉक आ रहा है, ये ऊपर जाकर ये एंड पर पहुंचकर ब्रॉडर होता जा रहा है, और जब ये ब्रॉडर हुआ है तो इसको हमने नाम दिया थैलेमस। थैलेमस हमने इसका नाम इसलिए दिया कि एक तो ये ब्रॉडर हो गया, और दूसरा इसके ऊपर नोड्स डेवलप हैं, नोड हैं। और हैरानी की बात यह भी है कि यहां जो नोड्स हैं, नोड्स के बीच में जो इंटरनोड है उसका साइज नेग्लिजिबल है, वो साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से ये सारे नोड एक दूसरे के नजदीक में है, सारे नोड एक दूसरे के साथ में आ गए। और जब सारे नोड एक दूसरे के साथ आ गए तो इस वजह से क्या हुआ कि नीचे सबसे लोअर नोड से सेपल आए, उसके ऊपर वाले नेक्स्ट वाले से यानी पेटल्स आए, उसके बाद और ऊपर वाले से स्टेमिन आया, और उसके और ऊपर वाले से ये कार्पेल आई। तो आपने देखा कि 4 नोड्स नजर आ रहे हैं थैलेमस के ऊपर, जिसके ऊपर से आपने देखा कि अलग अलग टाइप्स की लीफ निकली है, जिसका नाम सेपल भी है, पेटल भी है, स्टैमिन भी है, कार्पेल या पिस्टिल भी है, ठीक है। यहां तक छोटी मोटी सी बातें हमें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पर कि अकॉर्डिंग टू गॉयथी, flower is a modified shoot। फ्लावर एक तरीके का क्या है, मॉडिफाइड शूट है, which bear sepals, petals, stamens and carpels, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू गॉयथी, गॉयथी का कहना था कि फ्लावर एक तरीके का मॉडिफाइड शूट है, क्योंकि इसके ऊपर सेपल्स आ रहे हैं, पेटल्स आ रहे हैं, स्टेमिन आ रहे हैं एंड कार्पेल आ रहे हैं, और ये एक तरीके की मॉडिफाइड लीव्स हैं, ये कोई स्पेशलाइज्ड लीव्स हैं, ठीक है। एक और बात मैंने कहा कि थैलेमस एक तरीके का मॉडिफाइड स्टेम है, which have node, जिसके ऊपर क्या है, नोड्स है, एंड internode is of
negligible नेग्लिजिबल साइज, जहां पर इंटरनोड जो है वो नेग्लिजिबल साइज का है, ठीक है। और इन नोड से अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि द नोड bear floral node bear floral leaves, और नोड्स क्या बियर कर रहे हैं? फ्लोरल लीव्स बियर कर रहे हैं। फ्लोरल लीव्स का मतलब हुआ वही बात, दैट इज अ सेपल, पेटल, स्टेमिन एंड खाओ, ये फ्लोरल लीव्स है। तो इसको जल्दी से नोट करिए और इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। देखिए मैंने कहा यहां पे भी एक बार इसको समझ लीजिए कि ये जो ओवरी थी, ओवरी के अंदर एक स्पेस है एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज लॉक्यूल। लॉक्यूल के मायने हैं स्पेस के, और इसके अंदर कुछ ओव्यूल्स लगे हैं। ओव्यूल का मतलब अगर फर्टिलाइजेशन से पहले की बात हो रही है तो हम इसको ओव्यूल कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो रही है तो हम इसको सीड कह रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, देन प्रोसीड करते हैं हम लोग। इसके बाद हम ये भी जान लें, देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कैलिक्स है, कैलिक्स का मतलब दैट इज, चलिए इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि फर्स्ट वर्ल, ठीक है, वर्ल का मतलब है ग्रुप ऑफ sepals is calyx, यानी जो पहला वर्ल है वो किसका है? सेपल का है, और उसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स, ठीक है। सेकंड वर्ल इज ऑफ पेटल्स, और इसको हम कहते हैं कोरोना। इसको हम क्या कहेंगे? कोरोना। तो पहला वर्ल किसका था? दैट इज सेपल्स का। दूसरा वर्ल किसका था? दैट इज पेटल्स का। और तीसरा वर्ल की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि थर्ड वर्ल इज ऑफ स्टेमिन, जिसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम। और फोर्थ वर्ल की बात करें तो दिस इज फोर्थ वर्ल, और फोर्थ वर्ल इज ऑफ, फोर्थ वर्ल किसका है? तो वो है स्त्री का या कार्पेल का, जिसको हम कहते हैं गाइनेशिया, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी सी बातें फ्लावर के बारे में हुई, इसको जल्दी से लिखिए। ये वाला डायग्राम आपको एनसीईआरटी की किताब में भी मिल जाएगा, ये डायग्राम, ठीक है।
इनको हाईलाइट कर दीजिएगा। तो मैंने कहा कि sometime internode becomes long in flower। कभी कभी जो इंटरनोड है वो लंबी हो जाती है फ्लावर के अंदर, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है? आप ये बात जानते हैं, नहीं जानते? अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए कि अगर मैं आपको एक शुगर केन दिखाता हूं, यानी ये शुगर केन है, इसकी ये लीव्स निकली हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के कुछ मार्क्स नजर आते हैं, ऐसे मार्क्स। ये जो मार्क्स हैं इनको हम कहते हैं नोड। ये क्या कहलाते हैं? नोड। ये कहलाता है नोड, ये कहलाता है नोड। लेकिन जो ये दूरी है, ये वाली दूरी है, ये दूरी है, इनको हम कहते हैं इंटरनोड। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनोड, ठीक है। मैंने कहा नोड एक्चुअल में होता क्या है, नोड क्या है? तो मैंने कहा कि पोजीशन फ्रॉम वेयर लीव्स आर बॉर्न। ये बात याद रखिएगा कि नोड बेसिकली वो पोजीशन है जहां से लीव डेवलप होती है। प्लांट के अंदर जब भी लीव निकलेगी वो हमेशा नोड से निकलेगी, चाहे ब्रांचेस पे लीव निकल रही है वो भी नोड से निकलेगी। और दो एडजेसेंट नोड के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, दैट इज नोन एज अ इंटरनोड। इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनोड। क्लियर? मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो थैलेमस है इसके ऊपर नोड्स होते हैं, और नोड है तो डेफिनेट बात है कि इसके ऊपर लीव्स हैं, और लीव्स मैंने इन चारों का नाम बताया कि ये लीव्स हैं बेसिकली। क्लियर? मैंने कहा कि ये इंटरनोड आमतौर पे फ्लावर के अंदर हाईली रिड्यूस्ड होती है, हाईली रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये वाली नीचे वाले जो सेपल्स थे, पेटल थे, स्टैमेन थे, कार्पेल थे, ये चारों के चारों इंटरनोड रिड्यूस होने की वजह से सब एक साथ आ गए, और जब सब एक साथ आ गए तो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बन गया जिसका हमने नाम दिया फ्लावर, ठीक है। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो इंटरनोड है, यानी इंटरनोड बिटवीन सेपल एंड पेटल्स, इंटरनोड बिटवीन पेटल्स एंड स्टैमेन, इंटरनोड बिटवीन स्टैमेन एंड कार्पेल, ये कभी कभी लंबी हो जाती है कुछ फ्लावर्स के अंदर, कुछ फ्लावर में ये लंबी हो जाती है। और ये बात ये हमें बताती है कि फ्लावर एक तरीके का मॉडिफाइड शूट है, क्योंकि शूट के ऊपर नोड और इंटरनोड होता है, क्योंकि शूट के ऊपर मेनली जिस शूट की हम बात कर रहे हैं वो स्टेम है। जब स्टेम है तो स्टेम की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि उसके ऊपर नोड भी होगा और इंटरनोड भी होगा, और स्टेम के ऊपर लीव्स बियर करेंगी, ब्रांचेस के ऊपर लीव्स बियर करेंगी। रूट पे कभी नोड और इंटरनोड नहीं होगा, और रूट पे कभी भी लीव्स नहीं आएंगी। तो मैंने कहा कि जो थैलेमस है ये मॉडिफाइड शूट है क्योंकि इसके ऊपर नोड है, और नोड है तो इन नोड से यानी लीव्स निकल रही हैं, और उन लीव्स के नाम ये थे, ठीक है। और इनके बीच की जो इंटरनोड थी वो हाईली रिड्यूस थी, लेकिन कभी कभी ये इंटरनोड लंबी हो जाती है, एलोंगेट हो जाती है। अगर लंबी हो गई है तो इन इंटरनोड का नाम डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने बात की दैट इज एंथोफोर। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि नाम को पहचानने का एक तरीका है। तरीका यह है
कि जब भी 4 लिखा मिल जाए इसका मतलब है इंटरनोड। ठीक है, एंथो का मतलब बेसिकली फ्लावर से है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एंथोफोर होता क्या है, तो एंथोफोर की अगर हम बात करें तो मैंने कहा इंटरनोड प्रेजेंट बिटवीन sepals एंड पेटल्स। ठीक है, यानी जो इंटरनोड है सेपल और पेटल के बीच में, सेपल और पेटल के बीच में जो इंटरनोड है उस इंटरनोड को हम कहते हैं एंथोफोर। ठीक है, इसके बाद एक और, ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड पर अगर आप देखें तो मैंने नाम दिया एंड्रोफोर। ठीक है, एंड्रोफोर की अगर बात की जाए तो मैंने कहा, हाँ इसमें एक एग्जांपल तो रह ही गया, तो इसमें एग्जांपल है दैट इज डायंथस। इसमें एग्जांपल है डायंथस। ठीक है, एंड्रोफोर पर आते हैं। एंड्रोफोर की अगर बात करें तो मैंने कहा कि इट इज द इंटरनोड प्रेजेंट between petals and stems। petals and stems, इसका एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एंड्रोफोर का एग्जाम्पल हो जाएगा दैट इज अ पैसिफ्लोरा फ्लावर। दिस इज अ पैसिफ्लोरा फ्लावर, जहां पर एंड्रोफोर आपको नजर आएगा। अगर मैं डायंथस को देखूंगा तो डायंथस फ्लावर के अंदर हमें एंथोफोर नजर आएगा। इसी तरीके से एक और है दैट इज अ गाइनोफोर। ठीक है, गाइनोफोर का मतलब हुआ इंटरनोड प्रेजेंट बिटवीन स्टेम एंड कार्पल्स। ठीक है, स्टेमिन एंड कार्पल्स, और स्टेमिन और कार्पल के बीच में जो इंटरनोड है दैट इज नोन एज अ गाइनोफोर। इसका अगर एग्जाम्पल की बात हम करें तो इसके एग्जाम्पल है, इसकी अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दैट इज अ कैपारिस। ये एक एग्जाम्पल है इसका, फिलहाल एक एग्जाम्पल ही याद करने। अगर आप कैपारिस को देखेंगे तो वहां पर आपको गाइनोफोर नजर आएगा। कैपारिस एक तरीके का प्लांट है जिसके ऊपर जो फ्लावर आ रहा है, तो उसी का नाम मैंने दे दिया दैट इज अ कैपारिस फ्लावर। कैपारिस फ्लावर को अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर आपको गाइनोफोर नजर आएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से इस चीज को एक बार फिर से बताता हूं। मैंने कहा कि कभी कभी क्या होता है कि जो थैलेमस है इसमें 4 नोड्स थे, 1 2 3 4 ये नोड थे। इन चारों नोड के बीच में ये जो स्पेस था, ये इंटरनोड, ये इंटरनोड, ये इंटरनोड, ये इंटरनोड नेग्लिजिबल साइज का था या रिड्यूस था, जिसकी वजह से चारों नोड एक दूसरे के करीब आ गए। इस नीचे वाले नोड से, सबसे नीचे वाले नोड से निकल कर आए सेपल, इसके ऊपर वाले से निकल कर आ गए दैट इज पेटल, फिर इस वाले से निकल कर आए स्टैमिन, और इससे निकल के आए कार्पल। ठीक है, मैंने कहा कभी कभी ये इंटरनोड बढ़ गया तो इसका मतलब ये सेपल थे, ये पेटल थे, ये स्टैमिन थे, ये कार्पल थे। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सेपल और पेटल के बीच में इंटरनोड बढ़ गया है। अगर इंटरनोड प्रेजेंट है, इंटरनोड, तो दैट इंटरनोड इज नोन एज
एंथोफोर, उसको हम क्या नाम दे देंगे, दैट इज कॉल्ड एज एंथोफोर। एंथोफोर का एग्जांपल, एंथोफोर आपको कहां देखने को मिलेगा, दैट इज अ डायंथस के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से एंड्रोफोर की बात करते हैं। एंड्रोफोर, देखिए नाम जैसे जैसे फोर आ रहा है, जैसे जैसे फोर आ रहा है, आप समझ जाइए कि जैसे ही फोर आएगा इसका मतलब हुआ कि यहां पर बात हो रही है इंटरनोड की, ठीक है। मैंने कहा कि यहां पर फोर आया, एंथो आया, एंथो का मतलब फ्लावर, फिलहाल एंथोफोर का मतलब हुआ कि ये इंटरनोड प्रेजेंट है बिटवीन द सापल एंड पैटल। एग्जांपल क्या हुआ, दैट इज द डायंथस। एंड्रोफोर पर आते हैं। एंड्रोफोर को अगर हम देखें तो एंड्रोफोर का मतलब हुआ कि ये भी एक तरीके की इंटरनोड है जो कि पेटल्स और स्टैमेंस के बीच में नजर आता है। अभी मैंने आपको इस तरीके से दिखाया था, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए ये नीचे सापल है, ये पेटल है, ये स्टैमेन है, ये कार्पल है, मैंने कहा इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए इंटरनोड डेवलप हो गया है, एक प्रॉपर इंटरनोड नजर आ रहा है, तो दैट इंटरनोड इज नोन एज एंड्रोफोर। उसको हम क्या नाम दे देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ एंड्रोफोर। इसी तरीके से गाइनोफोर पर आते हैं। गाइनोफोर क्या है भाई, गाइनोफोर भी एक तरीके का इंटरनोड है, वो बेसिकली स्टैमेन और कार्पल के बीच में है। लेकिन एक और हैरानी की बात, वो क्या है, एक और टर्म आती है, दैट इज अ एंड्रोगाइनोफोर। दिस इज अ एंड्रोगाइनोफोर या फिर गाइनो एंड्रोफोर, ठीक है। देखिए हमेशा बायोलॉजी को अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि बायोलॉजी याद नहीं होती है। देखो याद करने का इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप इन वर्ड्स को स्प्लिट कर लीजिए और उनका मतलब अगर आपको पता है तो आपके लिए कोई भी वर्ड याद करना कुछ मुश्किल नहीं होगा। जैसे कि यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां लिखा है एंथो और उसके आगे लिखा है गाइनो, तो देखिए एंड्रोफोर ये नजर आ रहा है, गाइनोफोर ये नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एंड्रोफोर भी है और गाइनोफोर भी है, तो फ्लावर इज नोन एज, यानी उस फ्लावर को, उस इंटरनोड को हम, और फोर माने इंटरनोड, ठीक है। देखिए ये फोर माने इंटरनोड, गाइनोफोर का मतलब, गाइनोफोर आपको पता ही है, ये रहा इंटरनोड, एंड्रोफोर आपको पता ही है, ये रहा। जब हमने दो वर्ड्स को जोड़ा तो उसके लिए हमने ओ लगाया था। इसी तरीके से इसी का थोड़ा सा रीशफलिंग हुआ है वर्ड में, अदरवाइज सब कुछ वही है। मैंने कहा कि यहां पर गाइना मैंने पहले लिख लिया है, इसका मतलब हुआ कि ये वाला गाइनोफोर है और उसके अलावा एंड्रोफोर भी मौजूद है, ठीक है, दोनों मौजूद हैं। तो डेट इंटरनोड इज नोन एज, अगर मान लीजिए कि दो इंटरनोड मिल रही हैं, एक तो एंड्रोफोर भी मिल रहा है, गाइनोफोर भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं किसी एक फ्लावर के अंदर, तो दैट कंडीशन इज नोन एज एंड्रोगाइनोफोर या फिर गाइनो एंड्रोफोर। तो इसके लिए मैंने कहा कि हेयर बोथ गाइनोफोर एंड एंड्रोफोर आर प्रेजेंट। यहां पर गाइनोफोर और एंड्रोफोर दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहां पर मैंने इसका एग्जाम्पल बताया, दैट इज अ क्लियो, ठीक है, दिस इज क्लियो। कीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद मैंने कहा इन Musenda
flower out of all sepals one becomes brightly colored. ब्राइटली कलर्ड किस फ्लावर के अंदर? दैट इज अ मुसेंडा फ्लावर के अंदर देखा जाए तो एक, देखिए जितने भी सेपल्स हैं, दैट इज नॉर्मली 5 सेपल्स होते हैं, 5 में से एक सेपल ब्राइटली कलर्ड है एंड येलोइश होगा, एंड येलो कलर का होगा, ठीक है। यूज्ड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ठीक है। मैंने कहा कि मुसेंडा के फ्लावर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक सेपल जो है वो मॉडिफाइड हो गया है, बिकम्स मॉडिफाइड। लिखा है आउट ऑफ ऑल सेपल्स वन बिकम्स ब्राइटली कलर्ड एंड येलो यूज्ड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। मैंने यहां पे लिख दिया इसको, दिस इज द मॉडिफाइड सेपल, यानी जो सेपल ब्राइटली कलर्ड हुआ है या येलो कलर में हुआ है, बाकी सारे के सारे सेपल जो है वो ग्रीन है, सारे के सारे सेपल्स ग्रीन है, सिर्फ एक सेपल ऐसा है जो ब्राइटली कलर्ड हो गया है और येलो कलर्ड हो गया है। तो आपने कह दिया कि ये जो सिंगल सेपल था वो मॉडिफाइड सेपल है, ठीक है। इनका मकसद क्या था कि यूज टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, यानी पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करना, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, ताकि इंसेक्ट्स आए और वो पॉलिनेशन कॉज करा पाए, ठीक है। देन सच सेपल is called advertising flag। उसका क्या नाम है? दैट इज अ एडवर्टाइजिंग फ्लैग, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हुआ। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो चाहे वो एंड्रोगाइनोफोर को देखें, एडवर्टाइजिंग फ्लैग को देखें, या एंड्रोफोर को देखें, गाइनोफोर को देखें, ये सब ये बताते हैं, ये सारे के सारे वो एविडेंसेस हैं जो ये बात को साबित करते हैं कि फ्लावर एक तरीके का मॉडिफाइड शूट है। तो मैंने कहा ऑल दीज एक्सप्लेन दैट flower is a modified shoot। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम दैट इज अ मोनोकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स पर देखिए, मोनो का मतलब होता है, पहले ही जान लीजिए, सिंगल, ठीक है। कार्पिक का मतलब होता है फ्रूट के। तो मैंने कहा कि सम प्लांट्स bear once
सम प्लांट्स बियर फ्रूट्स, या पहले फ्लावर करिए, बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स once in their lifetime. इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फ्लावर या फ्रूट को डेवलप करते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी पे कभी भी फ्लावर या फ्रूट कभी नहीं आता, कभी नहीं आएगा, सिर्फ जिंदगी में एक ही बार आएगा। ऐसे प्लांट जिसके ऊपर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फ्लावर आ रहा है और एक ही बार फ्रूट सेट हो रहा है, तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज मोनोकार्पिक प्लांट्स। जैसे कि एग्जांपल की अगर बात की जाए यहां पर, तो मैंने कहा कि एनुअल प्लांट्स हो गए और बाइनियल प्लांट्स हो गए। एनुअल प्लांट्स हुए, बाइनियल प्लांट्स हुए, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर एक ही बार जिंदगी में फ्रूट आता है, उसके बाद कभी भी जिंदगी में फ्रूट उन पर नहीं आएगा। शायद हो सकता है आपको ये नहीं पता हो कि एनुअल और बाइनियल प्लांट्स कौन कौन से हैं, तो उसका जवाब भी देख लीजिए कि उसका जवाब है जैसे कि व्हीट है, राइस है, ये सब ठीक है। इसके बाद आइए पॉलीकार्पिक प्लांट। तो मैंने कहा कि प्लांट्स which develop flower and fruits many times, plants which develop flower and fruit many times in their लाइफ स्पैन, अपनी जिंदगी में एक से ज्यादा बार ये प्लांट्स फ्लावर एंड फ्रूट को बियर करते हैं, तो इनको हमने नाम दिया दे आर पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ठीक है, इसमें मैंने एग्जाम्पल की बात की तो मैंने कहा दैट इज अ पेरिनियल्स। पेरिनियल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स का मतलब growing more than 1 year। पेरिनियल प्लांट जो होते हैं वो एक साल से ज्यादा ग्रो करेंगे, तो ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर एक से ज्यादा बार फ्रूट आ रहा है, इन प्लांट्स को हम कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद अगर एक्सेप्शन की बात की जाए, यहां मैंने लिखा है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में मैंने कहा बैम्बू, ठीक है, या फिर बैम्बू हुआ, या फिर सेंचुरी प्लांट हुआ, यानी बैम्बू हो या सेंचुरी प्लांट। सेंचुरी प्लांट का मतलब हुआ अगेन, ठीक है, कांटों वाला पेड़ होता है, ये सेंचुरी प्लांट कहलाता है क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक ये जिंदा रहता है, इसका लाइफ स्पेन काफी बड़ा है, इसीलिए सेंचुरी प्लांट कहलाता है। और दूसरा है बैम्बू। मैंने कहा कि आर मोनोकार्पिक, एंड आर पेरिनियल्स। मोनोकार्पिक हैं और ये
पेरिनियम है। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि बैम्बू बियर फ्लावर आफ्टर 50 to 100 years once in their life span। सिर्फ एक ही बार यानी 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार इसके ऊपर फ्लावर आता है, दैट इज अ बैम्बू प्लांट के ऊपर। ठीक है, एक और प्लांट है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरियंथस कुंतियाना। ठीक है, इसका एक और नाम है, दिस इज अ नीला कुरेंजी। ठीक है, स्ट्रॉबेरियंथस कुंतियाना, नीला कुरेंजी, बियर फ्लावर आफ्टर 12 years। आफ्टर 12 years इसका मतलब हुआ कि स्ट्रॉबेरियंथस कुंतियाना या नीला कुरेंजी जो है 12 साल के बाद इस पेड़ के ऊपर फ्लावरिंग आती है। इस पेड़ के ऊपर 12 साल बाद फ्लावरिंग आती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इन 2006, ठीक है, वो भी सितंबर से अक्टूबर में, दे बियर फ्लावर इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए जल्दी से, प्रोसीड करते हैं फर्दर। फिर ये कुछ जर्नल बातें हो गई जो अभी तक हमने पढ़ी हैं फ्लावर के बारे में, कि क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या प्लांट्स की क्वालिटीज़ हैं फ्लावर की बेसिस पर, और भी कई सारी चीज़ें जो इसमें मैंने अभी आपको बताई हैं, कैसे डिस्कवरी और कौन कौन क्या कहलाता है, वो सारी बातें भी हमने की। नेक्स्ट टर्न पर अब हम स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में फ्लावर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो अगले टर्न पर जल्दी से इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप फौरन आके पूछ सकते हैं। ठीक है।